हिंद। आज का हमारा टॉपिक जो है ये यूरोप के राष्ट्रवाद से ही संबंधित है, लेकिन इसमें हम लोग आज पार्ट 2 है। इसमें हम लोग बहुत सारा नया चीज़ देखेंगे कि कैसे जो है यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ और उन सारे देशों पर कैसा क्या क्या प्रभाव पड़ा, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम हमारे जो टॉपिक्स है और ये संबंधित घटनाएं जो है ये सन 1815 से है। क्या है? 1815। देखिए 1815 में क्या होता है, वियना में सम्मेलन होता है, ठीक है ना। और वियना की मेजबानी यानी कि जो अध्यक्ष जो था कर रहा था वह ऑस्ट्रिया के चांसलर, माने कि कहें तो ऑस्ट्रिया एक देश है, ठीक है ना, यूरोप में। वहाँ का चांसलर जो है वहाँ का अध्यक्ष बना था। कहाँ का? जो वियना में क्या हो रहा था, आपका जो है सम्मेलन हो रहा था। और उस चांसलर का क्या नाम था? मेटरनिक। मेटरनिक जो था एक घोर प्रतिक्रियावादी क्या था? नेता था। और उस सम्मेलन में जो यूरोप की जो सबसे बड़ी बड़ी शक्तियां थी ना, वह इसमें भाग ली थी। कौन कौन सी थी? तो ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया खुद था, जिसमें ऑस्ट्रिया जो है ये वियना के सम्मेलन में क्या कर रहा था, ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। कह सकते हैं क्या था? अध्यक्ष था उस समय का। यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी एक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जो ये अपने मन मुताबिक क्या कर सके, विधि विधान को चला सके। देखिएगा इन्होंने जो है ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जो थी, जो यूरोपीय शक्ति थी, ये कहीं ना कहीं पूरे यूरोप को क्या करना चाहते थे? कंट्रोल करना चाहते थे। और यूरोप के माध्यम से ये यूरोप आपका जो एशिया में और अफ्रीका में भी क्या करते थे? अपना प्रभुत्व को बनाए रखना चाहते थे, ठीक है ना। देखिए आगे क्या होता है इसके बारे में बात करते। लिखा है जिसको जो है, देखिए यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि उसका मुख्य उद्देश्य था कि उस शांति संतुलन का स्थापित करना जिसे नेपोलियन के युद्ध ने समाप्त कर दिया था। गणतंत्र और प्रजातंत्र, देखिएगा जो यूरोप में जो गणतंत्र और प्रजातंत्र का जो आपका कॉन्सेप्ट आता है, ये क्रांति जो थी ये फ्रांस की देन थी, याद रखिएगा। तो लिखा है जिस नेपोलियन के युद्ध ने समाप्त कर दिया था गणतंत्र और प्रजातंत्र, जो कि फ्रांस की क्रांति का देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था क्या था? मुख्य उद्देश्य था। यानी आसान भाषा में समझा जाए तो जो चीज आपका जो है नेपोलियन ने बहाल कर दिया था, जो व्यवस्था ला दिया था फ्रांस की क्रांति का देखा देखी, उस व्यवस्था को फिर खत्म करना था और उस व्यवस्था को खत्म करके फिर वही व्यवस्था लाना था जो 1815 से क्या था? पहले था। आ गई बात समझ में। और इसका जो है मुख्य रूप में कौन आगे आया था? तो वह था क्या? मेटरनिक व्यवस्था। मेटरनिक की व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि जो पुरातन व्यवस्था है, जो पुनर्जो स्थापना हुई, उस चीज को लाया जाए। अतः वियना के सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का हो गया अंत हो गया। मतलब ऐसा है कि जो 1815 में जो वियना में सम्मेलन होता है और जिसका अध्यक्ष जो ऑस्ट्रिया का चांसलर जो है मेटरनिक बनता है, उसका उद्देश्य ये था कि नेपोलियन के द्वारा स्थापित किया गया विधि और व्यवस्था है उसको क्या किया जाए? खत्म किया जाए, ठीक है ना। और इस साथ में इसमें यह भी दिखा है कि इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने कई राज्यों को विभाजित कर दिया। फिर से बता देते हैं, इटली पर अपना पावर बनाने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। यानी कि जो इटली का एक अपना खास मैप है, उसको इटली को उसने कई हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि उसको शासन व्यवस्था करने में आसानी रहे और अपनी विधि व्यवस्था का कर सके, उस पर स्थापित कर सके। इसीलिए उसने कहा कि इटली को कई भागों में बांट दिया। देखिएगा इटली को कैसे कैसे बांटता है, हम लोग इस चीज के बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे, समझेंगे। यहां पर दिया है कि उसमें सिसिल और नेपलस, जैसे कि हम लोग मान कर चले भारत एक देश है और यहाँ पर आपका जो है बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। ये अलग अलग राज्यों से हमारा क्या है, हमारा देश भारत का निर्माण हुआ है। ठीक उसी तरह से ऐसे समझिए कि इटली है, इटली में कई सारे क्या है, छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ के, और उस राज्य प्रदेश को यानी राज्य को मेटरनिक क्या करता है, कई हिस्सों में क्या करता है, बांटने का काम करता है। कैसे काम करता है अब हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा सिसिल और नेपलस के जो प्रदेश था, जो बुर्बोस वंश के जो सम्राट थे फ्रेंडिट को दे दिया गया। देखिए आपने सुना होगा कि जो 1789 में 1789 में जो है आपका जो है फ्रांस में क्रांति हुई थी, बुर्बो डायनेस्टी, ठीक है ना। तो उसके जो सम्राट थे वो तो मर गया, लेकिन जो बाद में सम्राट आते हैं फ्रेंडिट को दे दिया गया। उसके बाद से रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया गया। अब देखिए तीसरा उसमें राज आता है लोम्बार्डी और वेनेशिया, ठीक है ना।
तो लोम्बार्डी और वेनेसिया जो इटली का भाग है वो उसको ऑस्ट्रिया में मिला दिया गया। उसमें एक और राज्य है परमा, मोडेना और टर्कनी कुछ प्रांत जो है हेंसबर्ग साम्राज्य को दे दिया गया, तथा जेनेवा और शार्डिया पीटमाउंट जो राज थे उसको जो है जर्मनी में क्या कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है ना, लिखा है इसमें कि दे दिया गया तथा जेनेवा और शार्डिया पीटमाउंट राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है ना, अगला इसमें स्टेप दे रखा है जर्मनी में 43 रियासतों का संघ का काम रहा है। देखिए हम जानते हैं, एक समझिएगा, जैसे भारत में क्या था 547 क्या थी रियासतें थी, आपने पढ़ा होगा, और सारे रियासतों को मिला दिया गया तो कुछ रियासतें आपके पाकिस्तान में चली गई और कुछ रियासतें भारत में आ गई। ठीक है, जिससे भारत और पाकिस्तान का निर्माण हो। ठीक उसी तरह से जर्मनी में 39 रियासतों का संघ काम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का ही क्या था, अधिकार क्या था, स्थापित किया गया तथा हर संभव ये आपका प्रयास किया गया कि उससे राष्ट्रीय की भावना ना जागे। यानी कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखा गया कि कभी भी आपका जो है जर्मनी में राष्ट्र की भावना ना जागे, सब लोग जैसा है वैसा सेटलमेंट है। लेकिन देखिएगा ज्यादा कितने चिल्लाइए, जो लिखा रहता है वही होता है। जर्मनी के साथ ऐसा हुआ नहीं, और बाद में तो हिटलर आया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर करा कर रख दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय की भावना जागी, जिसके कारण जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर क्या हुआ, चालू हो गया था। ओके,